निम्नलिखित में से किस हथौड़े का प्रयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है? सही उत्तर बॉल पिन हथौड़ा का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि धात्विक चादरों को जोड़ने के लिए लगने वाले रिवेट को चोट मारकर फैलाने के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसके पिन का आकार अर्धगोलाकार होता है। इसका प्रयोग छेनी पर पंच मारने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लकड़ी को स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी छिद्र निर्माण के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, जो कि हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। एक तरफ ये सूजा की तरह होता है। पोकर का प्रयोग लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी छिद्र निर्माण के लिए किया जाता है। इसे सुम्मी या ब्राउल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगला प्रश्न हम आपको दिया गया है, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्नलिखित के समान होता है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्नियर बेवल प्रोटेक्टर राइट आंसर है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं, जो कि यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत वार्नियर बेवल प्रोटेक्टर के समान ही होता है। वार्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा कम से कम 0 डिग्री की परिशुद्धता मापा जा सकता है। अतः किसी कोण को अधिक परिशुद्धता से मापने के लिए बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट जिसे हम देखते हैं, इस प्रोटेक्टर के द्वारा हम किसी कोण को 0 डिग्री के 12वें भाग यानी 0.12 या 5 मिनट की परिशुद्धता में माप सकते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, एक प्लग गेज जिसके एक सिरे पर इसका गो और नो गो आकार होता है कहलाता है। सही उत्तर प्रोग्रेसिव प्लग गेज राइट आंसर है। अगला है, अच्छी रेखा पर द्विध्रुव के कारण क्षेत्र डेड डैश के समानुपाती होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि 1/r3 ये इसका सही उत्तर होगा। इसके समानुपाती होता है, चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक पदार्थ में वोल्टेज के अनुप्रयोग के कारण एक सूचक के दूसरे सूचक तक मुक्त आवेशों की शुद्ध गति होती है। इस प्रकार के संचालन को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर हमारा, जो कि इसमें विद्युत धारा कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, और धारा का मात्रक तो आप सभी लोग जानते होंगे, एम्पियर होता है। जैसे कि अगला प्रश्न दिया गया है, सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह डेड डैश को उत्पन्न करता है। सही उत्तर एक विद्युत करंट उत्पन्न करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। सही उत्तर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, धनाग्र से ऋणाग्र की ओर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर, जो कि आपका हो जाएगा, धारा कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। बाकी धारा के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, जैसे कि आपकी धारा की दिशा सदैव धनात्मक से ऋणात्मक बिंदु या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। धारा खुले परिपथ में प्रवाहित नहीं होती है। धारा प्रवाह हेतु विभवांतर आवश्यक है। धारा बराबर फार्मूला Q/T होता है। मात्रा कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का ताप गुणांक प्रतिरोध में प्रति डेड डैश होने वाला परिवर्तन होता है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं पूरी जानकारी, जो कि किसी चालक या पदार्थ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है, उसे पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। फार्मूला भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली आपको बताना है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई जो होती है ओम इंटू मीटर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न,
जैसा कि यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देख देते हैं, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम इंटू मीटर होती है। जब किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तथा उसकी लंबाई 1 मीटर हो तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। फार्मूला R बराबर रो एल अपान ए होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार का है, जैसे कि कार्बन प्रतिरोध में कार्बन प्रतिरोध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह होता है। सही उत्तर जो कि आधात्विक और आदर्श पदार्थ, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध के बारे में। कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त चालक व बंधक पदार्थ के साथ मिलाकर कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं। कार्बन प्रतिरोध अत्यधिक ताप संवेदी होते हैं, जिस कारण इनका उपयोग नियत एवं निम्न ताप पर किया जाता है। ये प्रतिरोध 1 ओम से लेकर 20 ओम तक तथा 1/8 वाट से लेकर 2 वाट के वाटेज के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक हेनरी प्रेरक जो प्लस 100 वोल्ट डीसी से जुड़ा हुआ है, उसके प्रेरकी प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, इसका राइट आंसर 0 होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी पहले आपको दे देते हैं, जो कि यहाँ पर एक हेनरी प्रेरक जो 100 वोल्ट डीसी से जुड़ा हुआ है, उसके प्रेरकी प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान 0 होगा, क्योंकि पूर्ण स्टेडी स्टेट पर डीसी के लिए कंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक कुंडली को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है और यह 10 एम्पियर की धारा होती है। कुंडली में 1000 वाट की हानि होती है। कुंडली की प्रतिबाधा ज्ञात करें। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। वोल्टेज दिया गया, आपका वाट दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई, धारा दी गई। चलिए फार्मूला आपका होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, Z बराबर V/I। इस फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपको प्रतिबाधा आपकी प्रतिबाधा निकल कर 20 ओम आ जाएगी, जो कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 ओम। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, इंडक्टेंस कॉइल में प्रयुक्त पदार्थ का नाम बताना है आपको, जैसे कि इसका सही उत्तर होगा माइका, राइट आंसर है। चलिए, जो कि इंडक्टेंस कॉइल में प्रयुक्त पदार्थ का नाम माइका है, यह विद्युत रोधी होता है। इसमें कुचालक के सभी गुण होते हैं। अभ्रक को भी माइका कहते हैं। अगला प्रश्न, बिना परस्पर कपलिंग वाली सीरीज में दो 300 माइक्रो हेनरी कॉइल का कुल इंडक्टेंस डैश होता है। सही उत्तर चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें, जो कि कुल होता है यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 300 की 2 है तो इन्हों 300 को दोनों को जोड़ देंगे, आपका 600 सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, जो कि जानते हैं कि जब कॉइल सीरीज में जुड़ती है तब L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 होता है। फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका 600 माइक्रो हेनरी आ जाएगा। अगला आपका है, जो कि यदि 5 मिली हेनरी 4.3 मिली हेनरी और 0.6 मिली हेनरी के 3 प्रेरित समांतर में जुड़े हुए हों तो तब कुल प्रेरकत्व होगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसे कि हम इसे देखते हैं। आपका समांतर में जुड़ा है तो मान लो आपका 0.6 मिली हेनरी से भी कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं आपको, जब प्रेरक समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तब सबसे छोटे प्रेरकत्व के मान से भी तुल्य प्रेरकत्व का मान कम होगा, अतः कुल प्रेरकत्व 0.6 मिली हेनरी से भी कम होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक क्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ है। सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अभ्रक या माइका इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी फिर से अभ्रक के बारे में देख लेते हैं, जो कि अभ्रक जो होता है ये उच्च परावैद्युत क्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ होता है। अभ्रक एक पारदर्शक अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ है। यह ऊष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहने वाला एकमात्र प्राकृतिक एवं खनिज पदार्थ है, जो भार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और वैद्युतिक ऊष्मा उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट के आधार
के रूप में कोई अन्य कोई अचालक पदार्थ इसकी बराबरी नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है कि इसमें हो। सही उत्तर जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अच्छा परावैद्युत सामर्थ्य, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि अच्छे कुचालक सामग्री का डाइलेक्ट्रिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए और इसको किलोवोल्ट प्रति एमएम यानी मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। इसका अलावा कुचालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए और यांत्रिक सामर्थ्य भी अच्छी होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ ऑक्सीकरण और आग के खतरे के प्रति बहुत प्रतिरोधी होता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर संश्लेषित विद्युत रोधी यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें फिर से एक बार, जैसे कि सिंथेटिक विद्युत रोधक तेल ऑक्सीकरण एवं भयानक आग के विरुद्ध अच्छा विद्युत रोधक है। इंसुलेटेड ऑयल का प्रयोग ट्रांसफार्मरों में किया जाता है। जैसा कि फाइबर एक अच्छा कुचालक है, यह मशीनों के स्लॉटों में डालने के काम में आता है। अगला पॉइंट है, ग्लास पर जंग, नमी, तेजाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इंसुलेटर बल्ब इंडिकेटर मीटरों के रूप में ग्लास चढ़ाए जाते हैं। माइका अधिक गर्मी को कंट्रोल करने में उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इसके माध्यम से बिजली के प्रवाह को रोक सकता है। सही उत्तर आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी रोधक सामग्री राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी फिर से देते हैं। इंसुलेटर पदार्थ के माध्यम से बिजली के प्रवाह को रोक सकता है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है वे पदार्थ इंसुलेटर कहलाते हैं, जैसे कि अभ्रक, कांच, एस्बेस्टॉस, बेकेलाइट, पीवीसी आदि होते हैं। अगला प्रश्न आपका सवाल है जो कि यहाँ पर आपको करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें, एक बैटरी में 20 सेल लगे हैं, जिनमें से प्रत्येक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। वे प्रति पंक्ति में श्रेणी क्रम में 5 और अन्य 4 पंक्तियों में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और बैटरी के आउटपुट टर्मिनल पर ईएमएफ कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपका दिया गया है, चलिए दिखा देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 20 सेल जैसे कि दिए गए हैं, इस प्रकार आपके जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा संलग्न एक, यानी आपका 7.5 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर जुड़ेगा। वोल्टता की संपूर्ण ही होगी, क्योंकि समांतर में वोल्टता समान ही रहती है। चलिए समांतर में आपकी वोल्टता समान रहती है, यानी आपका हो जाएगा 7.5 वोल्टेज, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि 80 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 2 ओम के आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी 200 वोल्ट मेंज से आवेशित होती है, तो 5 एम्पियर की आवेशक धारा के लिए श्रेणी प्रतिरोध का मान क्या होगा। चलिए इसे भी देखते हैं, जो कि आपको इसे सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि इसे सॉल्व करेंगे, आपका जैसे कि धारा दी गई है, प्रतिरोध दिया गया है, वोल्टता दिया गया है। फार्मूला आपका होता है, जो कि यहाँ पर आपको केवीएल के नियम से निकालना है। केवीएल के नियम से जो कि इस प्रकार सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपको इस प्रकार सॉल्व करना है, जो कि +200 -80 माइनस का 5 × 2 और माइनस का 5 × n, यानी आपका इस प्रकार चलेंगे, जो कि इस प्रकार आपका केवीएल का नियम लगता है। चलिए इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर निकाल लेंगे, तो आपका 22 ओम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है, यहाँ से हम आपको तरीका सिर्फ बता रहे हैं, क्योंकि एक सवाल इसमें करने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए आपको सिर्फ यहाँ पर सॉल्यूशन देखना है। बाकी अगर आपको सवाल करना है तो वीडियो को रोककर सवाल पूरा किया करिए। खुला पथन की स्थिति में एक सेल के टर्मिनल पर वोल्टेज 2.2 वोल्ट है और परिपथ में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर सेल के टर्मिनल पर वोल्टेज 1.8 वोल्ट है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध डैश होगा। चलिए इसे भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका वोल्टेज दिया गया है और ईएमएफ दिया गया है, धारा दी गई है। यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध बराबर फार्मूला होता है खुला परिपथ वोल्टेज और माइनस का टर्मिनल वोल्टेज बटे धारा। फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, एक आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए
सही उत्तर है। अगला आपका दिया गया है, तड़ित रोधक को फेरने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि सर्ज डाइवर्टर राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तड़ित रोधक को फेरने के लिए सर्ज डाइवर्टर का उपयोग किया जाता है। सर्ज डाइवर्टर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि रार्ट गैप अरेस्टर, स्पेयर गैप अरेस्टर, हार्न गैप अरेस्टर, विविध गैप अरेस्टर, इम्पल्स रक्षण गैप अरेस्टर, इलेक्ट्रोलिटिक गैप अरेस्टर, ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर, धातु ऑक्साइड तड़ित रोधक, ये सारे होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तड़ित रोधक में सर्ज अरेस्टर के रूप में क्षण का उपयोग होता है। सही उत्तर आपका है जो कि राड गैप अरेस्टर सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी फिर से आपको बताते हैं। राड गैप अरेस्टर में सर्ज अरेस्टर के रूप में क्षण का प्रयोग किया जाता है। सर्ज अरेस्टर आकाशीय बिजली से सभी उपकरणों को सुरक्षित करने का कार्य करती है। जब अरेस्टर पर उच्च वोल्टेज आता है तो सर्ज अरेस्टर क्षण के माध्यम से उच्च वोल्टेज को भू प्रवेश करा देती है, जिससे उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है। अगला है, एक अर्धनिवाहक की चालकता डेड डैश के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। राइट आंसर आपका है जो कि तापमान सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी फिर से देते हैं। एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की चालकता तापमान के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, क्योंकि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है और जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जिन तत्वों में नाभिक के बाह्य कोश में संयोजकता 4 होती है अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन होते हैं। अगला प्रश्न, उच्च वोल्टेज के प्रति सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तड़ित रोधक यानी लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल होता है। सही उत्तर आपका है जो कि थायराइड लाइटिंग अरेस्टर राइट आंसर है। चलिए फिर से एक बार बताते हैं, जो कि आपका थायराइड लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल उच्च वोल्टेज के प्रति सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है। उच्च वोल्टेज पर थायराइड पदार्थ का प्रतिरोध अत्यधिक कम हो जाता है, जिसके कारण उच्च वोल्टेज भू में प्रवेश कर जाती है और शेष सभी उपकरणों को सुरक्षित कर देती है। अगला पॉइंट है, सब स्टेशनों में लाइटिंग अरेस्टर को ट्रांसफार्मर के निकट लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होने वाला मुख्य तत्व कौन सा है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि पेट्रोल, टार, पेंट जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों के कारण किस वर्ग की आग लगती है। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर बी वर्ग बी की आग, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि इस प्रकार का प्रश्न ये तो क्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें, ए प्रकार की जो आग होती है क्लास ए की आग, इसमें लकड़ी, कागज आदि से लगने वाली आग होती है। और वर्ग डी की जो क्लास होती है, इसमें आपकी जो आग होती है विद्युत यानी इलेक्ट्रिक वायर से लगने वाली आग होती है। बी में जो होता है आपका, इसमें आपकी पेट्रोल डीजल से लगने वाली आग होती है। और सी में जो होता है गैस से लगने वाली आग होती है, जैसे कि एलपीजी, मीथेन वगैरह जो गैसें होती है ना, वहां से लगने वाली आग होती है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग विद्युत उपकरणों या बिजली के उपकरणों से बिजली की आग को निकालने के लिए किया जाता है। सही उत्तर कहीं कहीं दोस्तों यहाँ पर अपवाद भी है, जो कि कहीं कहीं सी भी दे दी जाती है विद्युत के लिए, कहीं कहीं डी भी दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं सी दिया गया है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए बाकी आप देख लेना। चलिए यहाँ पर विद्युत से लगी आग को हेलोन प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, इससे इसको बुझाया जाता है, इसे प्राथमिकता देंगे। और हेलोन वास्तव में कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, आग बुझाने की मशीन में कौन सा रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री को दर्शाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी काला, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, आग बुझाने वाली मशीन में काला रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री को दर्शाता है। यह विद्युत कार्य में लगी आग को अग्निशामक कारक विद्युत आग कक्षा सी के संदर्भ में आता है। अगला प्रश्न,
विद्युत तारों में लगी आग को किस प्रकार नहीं बुझाना चाहिए? सही उत्तर आपका जो कि ऑप्शन नंबर बी, झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र से इससे नहीं बुझाना चाहिए। और दोस्तों आपका जल युक्त अग्निशामक यंत्र से भी नहीं बुझाना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपके ये दोनों आंसर होंगे, जो कि झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र और जल युक्त अग्निशामक यंत्र से नहीं बुझाना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। यानी आपकी इसमें दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, गैल्वेनीकरण डैश डैश का लेपन होता है। सही उत्तर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिंक का प्रयोग होता है, राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं। लोहे पर इस्पात पर जंग रोधी फिनिश के लिए जिंक की कलाई किया जाता है। अधिक सुरक्षा के लिए वस्तुओं पर क्रोमियम के प्लेटिंग अथवा कलाई कृत की जाती है। इसका प्रयोग टैंक, चादरें, प्रयुक्त घरेलू बर्तनों तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि विद्युत अपघटन के संबंध में निम्नलिखित विवरणों में कौन सा गलत है? चलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि विद्युत अपघटन के दौरान रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रम इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है, तथा इलेक्ट्रोलिसिस क्रिया में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसके विषय में फैराडे ने 2 नियम दिए थे। हम दोनों नियम देख लेते हैं, जो कि पहले नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य घोल में इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा घोल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। जैसा कि फार्मूला आपका होता है M बराबर ZIT, जेड जहाँ की आपका स्थिरांक होता है, ये आप जरूर जानिए। अगला नियम देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्य सेलों मतलब अपघट्य घोलों में से एक ही समय में समान धारा प्रवाहित की जाए, तो विभिन्न वैद्युत अपघट्य घोलों द्वारा मुक्त या जमा पदार्थों की मात्रा क्रमशः उन पदार्थों को रासायनिक तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। फार्मूला होता है आपका Z बराबर M/IT, या आप M/Q भी बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर में बैकेलाइट की परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि 17 से 21, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, जबकि वायु का परावैद्युत सामर्थ्य 30 किलोवोल्ट प्रति mm होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस इंसुलेट सामग्री में सबसे कम डाइलेक्ट्रिक हानि होती है? राइट आंसर आपका है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, पॉलीथीन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अगला दिया गया है, एक पदार्थ की परावैद्युत शक्ति क्या है? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर अधिकतम किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर, जिसका मीडियम बिना खराब हुए सामना कर सकता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए फिर से यहाँ पर आपको बताते हैं, एक पदार्थ की परावैद्युत शक्ति अधिकतम मिलीवाट प्रति मिलीमीटर, जिसका मीडियम बिना खराब हुए सामना कर सकता है। वायु का परावैद्युतांक 30 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है, तथा अधिकतम जो होता है 22 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है, जो कि RMS मान ये होता है। अगला प्रश्न, परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई होती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर A किलोवोल्ट प्रति mm राइट आंसर है। चलिए जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया आपका, पदार्थों का परावैद्युत सामर्थ्य निर्भर करता है। राइट आंसर, जो कि जैसे कि मोटाई पर, आर्द्रता पर, तापमान पर, इन सभी पर निर्भर करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पदार्थों का परावैद्युत सामर्थ्य सभी विकल्पों यानी सभी पर निर्भर करता है, जैसे कि मोटाई, आर्द्रता और तापमान इत्यादि पर। वास्तव में परावैद्युत सामर्थ्यता आमतौर पर कुचालकों के लिए ज्ञात की जाती है। उदाहरण के लिए हवा की परावैद्युत क्षमता 30 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर या 3 किलोवोल्ट प्रति mm होती है। यह मान अधिकतम मान के साथ परिकलित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, किसका परावैद्युत सामर्थ्य सबसे अधिकतम होता है? राइट आंसर आपका है, जो कि बैकेलाइट, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर दिया गया है, बैकेलाइट का परावैद्युतांक सर्वाधिक होता है। यह एक भंगुर प्रकृति का होता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 17 से 21 किलोवोल्ट प्रति mm होता है।
और इसका प्रयोग स्विच, प्लग, सॉकेट तथा बल्ब होल्डर आदि में होता है। अगला प्रश्न, एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 डिग्री हो तो विद्युत शक्ति डेड डैश होगी। सही उत्तर आपका है, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी 0 होगी, ये इसका सही उत्तर होगा। जो कि इस प्रकार देख सकते हैं, जो कि विद्युत शक्ति यानी शक्ति बराबर आपका वी आई कास्ट थीटा होता है, जबकि यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का मान रखेंगे, जो कि इसका मान 0 हो जाएगा, तो आपकी शक्ति पूरी 0 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डेड डैश बराबर होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर फेज वोल्टेज के बराबर होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर आप जान सकते हैं, जो कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है और डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज आपने फेज वोल्टेज के बराबर होती है। और हम आपको बता दें, जो कि डेल्टा संयोजन में लाइन करंट का मान फेज करंट के मान के रूट 3 गुना होती है। और डेल्टा कनेक्शन में पावर जो होती है आपकी, जो कि √3 VL × IL cos phi होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, शक्ति कारक यानी पावर फैक्टर डेड डैश है। राइट आंसर आपका है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यथार्थ शक्ति बटे सापेक्ष शक्ति, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी फिर से देखते हैं। वोल्टा तथा धारा के बीच पश्चगामी अग्रगामी फेज की कोज्या होती है। वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति के बीच का अनुपात जो होता है यथार्थ शक्ति बटे सापेक्ष शक्ति होता है। चलिए, जैसा कि प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का अनुपात जो होता है R/Z यानी प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा होता है। अगला प्रश्न, 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर 2 वाट मीटर पद्धति का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि VIR वायरों में कॉपर चालक को सदैव टिंड किया जाता है, जिसका प्रयोजन है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, भूमिगत लाइनों हेतु कौन सी केबल का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्मर्ड केबल का प्रयोग करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि भूमिगत लाइन हेतु आर्मर्ड केबल का प्रयोग किया जाता है, यह प्रायः 3 या 4 कोर वाले केबल होते हैं। इन पर कई अचालकों का आवरण चढ़ाकर इन्हें मजबूत बनाया जाता है, ताकि आगामी 50 से लेकर 100 सालों तक विकृत न हो। अगला है, दिए गए विकल्पों में घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल के प्रकार का चयन करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉटन आच्छादित केबल, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर वह केबल जिसका आच्छादन कॉटन के द्वारा किया जाता है, उसे कॉटन आच्छादित केबल कहते हैं। इस केबल में कॉटन तारों तथा विभिन्न आवरण परिवर्तनों को जाने से रोकता है। इसका उपयोग मुख्यतः ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले जैसे उपकरण, विद्युत प्रेस, हीटर आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, केबलों की धारा वहन क्षमता होती है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर डीसी में अपेक्षाकृत अधिक होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसे कि सामान्य तापमान पर विद्युत धारा का मान अधिकतम मान जिस पर तार से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके और उसे उस तार की विद्युत धारा वहन क्षमता कहलाती है। केबलों की धारा वहन क्षमता डीसी की अपेक्षाकृत अधिक होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एसी केबल की धारा वहन क्षमता डेड डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि चार्जिंग करंट के द्वारा कम की जाती है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर एसी यानी प्रत्यावर्ती परिपथ केबल की धारा वहन क्षमता चार्जिंग करंट के द्वारा कम की जाती है। एसी केबल में स्किन प्रभाव पाया जाता है। ज्ञात रहे कि प्रत्यावर्ती धारा संचरण अधिक दूरी के लिए किफायती होता है। अगला प्रश्न, भारत में आपूर्ति आवृत्ति परिवर्तन में छूट की अनुमति है। सही उत्तर ±3%, ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, भारत में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और जो छूट की अनुमति होती है ±3% होती है, जो कि घट बढ़ भी सकती है, यानी ±3% तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइन स्थिरांक के रूप में जाना जाता है।
सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम आपको बता दें डी, जैसे कि धारिता, प्रेरकत्व, प्रतिरोध, इन सभी पर ये इसका सही उत्तर होगा। फिर से एक बार बता देते हैं, आरएलसी एक लाइन में स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। एसी परिपथ में प्रेरकत्व धारा परिवर्तन का विरोध करता है, जबकि कैपेसिटर वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करती है। अगला प्रश्न आपको बताना है, जो कि यहाँ पर 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्बों को 240 वोल्ट के सीरीज के साथ जोड़ा जाता है तो ऊर्जा की खपत होगी। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा जो कि 40 वाट के बल्ब के लिए सबसे अधिक ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जो कि 40 वाट बल्ब तेज चमकेगा क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होगा, तथा इसमें 40 वाट के बल्ब में ऊर्जा की खपत ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देखते हैं, जैसे कि एक तापक कुंडली में 100 वाट 220 वोल्ट मतलब 200 वोल्ट अंकित है और कुंडली को दो समान भागों में काट दिया जाता है और दोनों कुंडली को उसी स्रोत से समांतर में जोड़ दिया जाता है। अब उसमें से प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा होगी। चलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। जैसे कि पहले इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर हम अब देखते हैं, जैसे कि फार्मूला आपका होता है, क्या निकालना, हमें धारा निकालनी है। P बराबर VI फार्मूला होता है, यानी आपको इसे सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सॉल्व करने फार्मूले पर मान रख के आपका यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आपका 400 जूल प्रति सेकंड ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, इसे सॉल्व जरूर करना क्योंकि काफ़ी अच्छा सवाल है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, आपका जो यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम आ रहा है, काफ़ी अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादा आपकी हार्ड एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। यहाँ पर आज की जो शिफ्ट हुई है सुबह वाली, यहाँ कल की जो शिफ्ट हुई है यानी सुबह वाली 3 तारीख को, वो देख ही सकते हैं। मान लो जो निकल कर आया उसमें काफ़ी अच्छे सवाल हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चाहे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम आपको बता दें, सिलेबस आपको पूरा मान लो कवर ही है और आपको रिवीजन फास्ट तरीके से करना है। इसलिए आप अच्छे से पूरी तैयारी, मान लो जिसका आगामी आने वाला एग्ज़ाम है, मान लो आगामी में जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी करके जाएं, जो कि आपका एग्ज़ाम आपसे रिलेटेड आ रहा है, आपको अच्छे से सिलेक्शन इसमें लेना है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, जो कि भारत में तार स्थापन के लिए प्रयुक्त डी प्रकार के लक्ष्य अनुमतांक रेटिंग क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 5 एम्पियर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, सीलिंग रोज का इस्तेमाल किसकी आपूर्ति के लिए किया जाता है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर दीप का प्रयोग करते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा, जिसके द्वारा ट्यूबलाइट को सप्लाई दी जाती है। अगला प्रश्न, जैसा कि भारतीय मानक के अनुसार सामान्य सीलिंग रोज को जोड़ते समय कौन सी शर्त का पालन किया जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सीलिंग रोज से सिर्फ एक लचीली रस्सी बांधी जानी चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। सीलिंग रोज सामान्यतः डेड डैश फिट किया जाता है। सही उत्तर, जो कि दीवारों में फिट करते हैं, सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जिसके माध्यम से लाइट तथा पंखों की सप्लाई दी जाती है, इसके आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि परिपथ में कनेक्टर डेड डैश के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर तार के केबल की लंबाई को बढ़ाने के लिए और ट्यूबलाइट की चौक को संयोजित करने के लिए, विद्युत आयरन को संयोजित करने के लिए, घरेलू ऑडियो कनेक्शन को संयोजित करने के लिए, ये सभी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ई, ये सारे आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न, सोलर पैनल लगाने के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए। राइट आंसर, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, बिजली का बिल का विश्लेषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार का है, जैसे कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का पीक फैक्टर उसके उच्चतम मान का आरएमएस मान का अनुपात होता है, इसका मान डेड डैश होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो कि यहाँ पर √2, ये इसका राइट आंसर है।
चलिए यहाँ पर देख भी सकते हैं आपको, जो कि पीक फैक्टर बराबर आई मैक्सिमम अपॉन आई आर एम एस, यहाँ पर फार्मूले पर इस प्रकार इसे निकाले हैं। चलिए अगला प्रश्न, 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आवर्त काल कितना होता है? सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 0.5 मिली सेकेंड ये इसका राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर आवर्त काल का सिंपल सा फार्मूला होता है 1 आवृत्ति। यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे, भाग दे देंगे एक में, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दी गई तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या है? आपको फ्रीक्वेंसी इसकी बताना है। चलिए इसे देखते हैं। 1 फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पर दिया गया आवृत्ति बराबर 1 आवृत्त काल, यहाँ पर 0 से दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, आपका 10 हर्ट्ज सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चित्र में दर्शाई गई तरंग प्रभावी मान क्या है? यहाँ पर आपका दिया गया, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि 537 दिया गया है, यहाँ पर आपका √2 से भाग दे देंगे, जो कि आपका 380 सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, डेड डैश का इस्तेमाल आमतौर पर डीसी उपकरणों के शंट के लिए किया जाता है। राइट आंसर, जो कि आपका हो जाएगा मैग्नीन, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि डीसी शंट जनरेटर की चुंबकन अभिलक्षणिक वक्र किन चीज़ों के बीच संबंध दिखाती है? सही उत्तर हो जाएगा आपका वाई अक्षर पर प्रेरित ईएमएफ और एक्स अक्षर पर क्षेत्र धारा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है, डीसी शंट जनरेटर को डेड डैश भी कहा जाता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियत वोल्टेज जनरेटर, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि डीसी शंट जनरेटर को नियत वोल्टेज जनरेटर भी कहा जाता है, इसका उपयोग कम वोल्टेज वाली उपकरणों में किया जाता है, इसमें फ्लक्स नियत रहता है। अगला प्रश्न, डीसी शंट जनरेटर 9 एम्पियर और 1.8 किलो का भार प्रदान करता है और शंट करंट 1 एम्पियर है, तो आर्मेचर करंट डेड डैश होगा। चलिए इसे देखते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पर आपको बता दें, आपका यहाँ पर पूरा मान दिया गया, फार्मूले पर मान रखेंगे, आर्मेचर धारा आपकी 10 आ जाएगी। फिर इसके बाद आपको आर्मेचर धारा, लोड धारा और शंट धारा तीनों सीरीज में बराबर होती हैं, यानी आपका इसमें आ जाएगा 10 एम्पियर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेना। चलिए, यानी आपका यहाँ पर 10 ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डायोड ट्रांजिस्टर और एकीकृत यानी परिपथ के बीच निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। सिलिकॉन के बनाया जाता है, सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, सिलिकॉन के बारे में तो आपको पता ही हो, ये आपका अर्धचालक है और इनकी डोपिंग करके डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर, ट्रायक आदि इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्र बनाए जाते हैं। चलिए, जैसे कि सिलिकॉन का 14 परमाणु क्रमांक होता है, जर्मेनियम का 32 होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, डायोड चिन्ह में तीर की दिशा डेड डैश सूचित करती है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पर छेद की बहाव की दिशा यानी ऋण धारा की दिशा, ये इसका सही उत्तर होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, इन प्रकार के अर्धचालक की चालकता मुख्यतः किन पर निर्भर करती है? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर इन प्रकार के अर्धचालकों की चालकता इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। इन प्रकार के पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी आवेश वाहक के रूप में होते हैं, अर्थात इन प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह मेजॉरिटी आवेश वाहकों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अचार अभिवाह मोटर कहा जाता है? सही उत्तर, जो कि डीसी शंट मोटर राइट आंसर है। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। डीसी शंट मोटर को अचार अभिवाह मोटर कहते हैं क्योंकि इसमें फील्ड में प्रवाहित धारा का मान नियत होता है। फील्ड धारा का मान नियत होने पर फ्लक्स का मान भी नियत होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक डीसी शंट डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है और क्षेत्र प्रतिरोध 100 ओम है। 100 आरपीएम के लिए विरोधी यानी ईएमएफ स्थिरांक 9 वोल्ट है। डीसी वोल्टता 100 वोल्ट है और यह पर 1000 आरपीएम की गति पर चलता है, तो डीसी सप्लाई धारा कितनी होगी? चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका जो, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, फार्मूले पर मान रखना है, जैसे कि पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस फार्मूले पर जैसे कि मान रखेंगे तो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यानी आपका ईबी बराबर आपका 90 आ जाएगा। फिर यहाँ पर विद्युत वाहक बल बराबर V -
आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर वोल्टेज। यहाँ पर IB निकालेंगे यानी आपका वोल्टेज माइनस विद्युत वाहक बल बटे आर्मेचर प्रतिरोध। यहाँ पर मान रख देंगे पूरा, आपका 10 आ जाएगा, सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए, उम्मीद आपको समझ में आ रहे हैं ये सारे सवाल। दोस्तों कैलकुलेशन आपको हम आप बार बार कह रहे हैं, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम कैलकुलेशन आपको खुद से करने को कह रहे हैं। अगला है, यदि कनेक्टर शंट मोटर की शुरुआती बल आघूर्ण 100% है तो स्टार कनेक्टर 3 फेज प्रेरण मोटर की शुरुआती बल आघूर्ण के प्रतिशत क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि 33.3%। ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि इस प्रकार यहाँ पर मान रख के निकालेंगे, जैसे कि टार्क बराबर कुल बल आघूर्ण बटे √3 होता है। यहाँ पर आपका कितना दिया गया है? कुल बल आघूर्ण 100 दिया गया है, √3 का वर्ग से यानी 3 से आपको भाग दे देना है, आपका 33.3 यानी आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यदि डीसी शंट मोटर का भार बढ़ जाए तो गति में कमी प्राथमिक कारण डैश होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि पश्च EMF में कमी, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं, डीसी शंट मोटर में भार बढ़ जाने पर उसके बैक EMF में कमी के कारण उसकी गति घट जाती है, जो कि साथ ही ज्ञात रहे सामान्य अवस्था में शंट मोटर की स्थिर गति मोटर होती है। अगला प्रश्न, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग डैश कोटियों का होता है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर लैप और वेव, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि लैप समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या बराबर होती है और वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 होता है। जैसे कि लैप में आपकी धारा का मान उच्च और वोल्टेज का मान निम्न होता है, और वेव में धारा का मान निम्न तथा वोल्टेज का मान उच्च होता है। चलिए अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर के भार संतृप्ति विशेषताएं निम्न के बीच संबंध प्रदान करती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर V और IF, ये इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फ्लक्स प्रति ध्रुव तथा क्षेत्र एम्पियर टर्न प्रति ध्रुव के संबंध प्रदर्शित करने वाला चुंबकत्व वक्र संतृप्त वक्र कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, डीसी जनरेटर में लव हानियों के अंतर्गत निम्नलिखित आती है। सही उत्तर लव हानि के अंतर्गत जो आपकी आती है वो हम आपको बता दें, जैसे कि सहथिल्य हानि और भावर धारा हानि, ये आपकी लव हानि के अंतर्गत आती हैं, जो कि हिस्टैरिसीस हानि का फार्मूला देख सकते हैं, जो कि आपका दिया गया भावर धारा हानि का भी फार्मूला आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित किस पर आधारित है? सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर फैराडे के नियम पर आधारित है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि ट्रांसफार्मर के काम करने का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार किसी चालक में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा परिवर्तन होता है तो उस चालक में भी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है तथा विद्युत धारा भी बहती है। प्रेरित धारा तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो जाए। अगला प्रश्न, स्थैतिक रूप से प्रेरित EMF का सिद्धांत डैश में प्रयुक्त होता है। सही उत्तर, जो कि ट्रांसफार्मर राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी। स्थैतिक रूप से प्रेरित EMF का सिद्धांत ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है। यह सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर होता है, और जिसके अनुसार जब किसी कुंडली वाले सर्किट में जिसमें एक धारा में प्रवाहित की जाती है तो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स डैश पर निर्भर करता है। सही उत्तर आपका है, जो कि लोड करंट पर निर्भर करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1500 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई में जोड़े गए 250 सेकेंडरी टर्न को और 50 सेकेंडरी टर्न वाले एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स का अधिकतम मान क्या होगा? चलिए देखते हैं इसे, जो कि यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर पूरा मान दिया गया है। इस फार्मूले पर जैसे कि मान रखेंगे, यहाँ पर जैसे कि इस फार्मूले पर पूरा मान रखा गया, आपका सॉल्व करेंगे तो आपका 0.027 इसका सही उत्तर होगा। ये पूरी जानकारी दी गई है, आप मान रख के कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, किसी ट्रांसफार्मर का प्रेरणिक प्रतिघात किस प्रचाल पर निर्भर करता है? सही उत्तर, जो कि क्षरण अभिभव पर निर्भर करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है, शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ डैश में जोड़ा जाना चाहिए। सही उत्तर आपका, जो कि समांतर में जोड़ा जाना चाहिए, ये इसका सही उत्तर होगा।
जैसा कि सीरीज फील्ड को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है, जो कि कम टर्न और अधिक इसमें मोटे तार और कम टर्न के बनाए जाते हैं। यह तो शंट का आपका दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। जब फ्लक्स को बढ़ाया जाता है तो दूसरी शंट मोटर की गति पर क्या असर होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर घटता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जो कि फार्मूला भी आप देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है, जो कि फ्लक्स आपको बढ़ाएंगे तो गति आपकी घटेगी। अगला प्रश्न। जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं, जो कि इस प्रकार दी गई है। शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित होती है। शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है। शंट मोटर को लोड रहित अवस्था में चलाया जा सकता है और शंट मोटर का उपयोग कम लोड वाली मशीनों को स्थिर गति पर चलाने के लिए किया जाता है, जैसे कि लकड़ी का रंधक, गोलियारी, ग्राइंडर, पॉलिशर, ब्लोअर, मोटर, जनरेटर, सेट, छपाई आदि में होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार का है। 5 HP 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है, तो स्टार्टर के बिना धारा डैश डैश है। चलिए देखते हैं इसे। जैसा कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका फार्मूला होता है, जैसे कि I बराबर, यहाँ पर हमें धारा निकालनी है जो कि शंट की, यहाँ पर I बराबर V/R होता है। V/R यानी आपका 230 बटे R का मान कितना दिया गया है? 0.2। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 23 हो जाएगा। भाग देंगे, यहाँ पर 2 × 2 2 × 2, यहाँ पर आपका 2 × 5 10 0, यानी आपका आ जाएगा 1150, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न। ऊर्जा मीटर के रजिस्टिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर एल्यूमिनियम के डिस्क के घुमावों की संख्या को रिकॉर्ड करें, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं। ऊर्जा मीटर के रजिस्टिंग सिस्टम का मुख्य कार्य एल्यूमिनियम के डिस्क के घुमावों की संख्या को रिकॉर्ड करना है। ज्ञात रहे कि ऊर्जा मीटर का स्थिरांक रिवोल्यूशन प्रति किलोवाट आवर से दर्शाया जाता है तथा यह एक निश्चित समय का मान से सापेक्ष समाकलित रूप से एकीकृत मान को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न। एनर्जी मीटर में प्रेशर कॉइल के माध्यम से प्रवाहित होने वाली करंट और सप्लाई वोल्टेज का संबंध क्या है? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, वितरित वोल्टेज की तुलना में करंट 90 डिग्री से पीछे, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्युत उपभोग के प्रशुल्क को प्रभावित नहीं करेगा? जो कि यहाँ पर आपका जुड़े हुए एनर्जी मीटर ये आपकी नहीं करेगा, ये इसका सही उत्तर होगा। जबकि आपका अधिकतम मांग, लोड के प्रकार, लोड के शक्ति गुणांक ये आपका करेगा, जबकि आपका जुड़ा हुआ एनर्जी मीटरों की संख्या ये आपका नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस उपकरण का सिद्धांत सिंगल फेज इंडक्शन प्रकार के ऊर्जामापी के समान होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर राइट आंसर है। जैसा कि पूरी जानकारी देखते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर उपकरण का सिद्धांत सदैव सिंगल फेज प्रकार के ऊर्जामापी के समान होता है। यह ऊर्जामापी सदैव P/T का मापन करते हैं। यह पावर एकीकृत प्रकार की, अर्थात एक समय अंतराल में ऊर्जा का योग होता है और ये आपका मान माप करती है और उचित समय अंतराल के बाद बिल के रूप में उपभोक्ता को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न। एक एनर्जी मीटर में ड्राइविंग सिस्टम, डेड डैश रजिस्टिंग सिस्टम और डेड डैश बुनियादी भागों को बनाते हैं। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर मूविंग सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम, ये इसका सही उत्तर है। चलिए एक बार फिर से बताते हैं। एनर्जी मीटर में ड्राइविंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, रजिस्टिंग सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम बुनियादी निर्माण भागों को बनाते हैं। साथ ही ज्ञात रहे कि एनर्जी मीटर एकीकृत प्रकार का मीटर है जिसमें ब्रेकिंग करंट डिस्क गति समानुपाती होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं। क्रेन्स में किस प्रकार की ड्राइव प्रयुक्त की जाती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि क्रेन्स में आपकी होती है, जैसे कि मल्टी मोटर राइट आंसर है। पूरी जानकारी देखते हैं। जो कि क्रेन्स में मल्टी मोटर प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है। क्रेन भारी वस्तुओं को उठाने की मशीन है। क्रेन में एक या एक से अधिक सरल मशीनें लगी होती हैं जो वस्तुओं को उठाने के लिए यांत्रिक लाभ प्रदान करती हैं ताकि वे वस्तुएं भी उठाई जा सकें। मानव के उठाने की क्षमता के परे यह यातायात उद्योग में क्रेनों का बहुत उपयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर
जैसे कि जब एक ACVVF ड्राइव को ACVVF ड्राइव में बदल दी जाती है तो बिजली की खपत की न्यूनतम प्रतिशत बचत में लगभग कितने अपेक्षित की जाती है। चलिए इसे देखते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर बी 30% सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर जैसे कि आपकी दिया गया है, जैसे कि आपका यहाँ पर आप देख लेना जो कि आपका आंसर यहाँ पर 30% आ गया, इसे आप फिर से पढ़ सकते हैं। बाकी हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डीसी मोटर ड्राइव ज़्यादातर कितने क्वाड्रेंट में संचालित कर सकते हैं? 4 क्वाड्रेंट, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि इस प्रकार का है। किसी भी सतह पर एक बिंदु पर रोशनी सतह और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के डैश है। सही उत्तर विपरीत अनुपातिक, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जो कि किसी प्रकाश के स्रोत द्वारा किसी प्रकाशीय तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रदीप्ति तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। रोशनी की मात्रा क्या है? सही उत्तर जो कि आपकी लक्स है, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपको बता देते हैं। प्रकाशी तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा उस तल को प्रदीप्ति कहते हैं। जैसा कि देख सकते हैं फार्मूला E बराबर F/A, जो कि लुमिन प्रति मीटर स्क्वायर या लक्स इसका मात्रक होता है। कैंडेला का ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। प्रदीप्ति लक्स का मात्रक जो है लुमेन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदीप्ति घनत्व के कोसाइन निम्न को परिभाषित करता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर, जैसा कि हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए, जो कि E बराबर 1/d² इंटू cos थीटा, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, I बराबर ज्योति तीव्रता और D बराबर सतह बिंदु से स्रोत की दूरी, ये इसका पूरा मान दिया गया है। निम्नलिखित में से किस हथौड़े का प्रयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है? सही उत्तर बॉल पिन हथौड़ा का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि धात्विक चादरों को जोड़ने के लिए लगने वाले रिवेट को चोट मारकर फैलाने के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसके पिन का आकार अर्धगोलाकार होता है। इसका प्रयोग छेनी पर पंच मारने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं। पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लकड़ी को स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी छिद्र निर्माण के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, जो कि हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं, एक तरफ ये सूजा की तरह होता है। पोकर का प्रयोग लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी छिद्र निर्माण के लिए किया जाता है। इसे सुम्मी या ब्राउल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगला प्रश्न हम आपको दिया गया है। यूनिवर्सल बेवेल प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्नलिखित के समान होता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्नियर बेवेल प्रोटेक्टर राइट आंसर है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं, जो कि यूनिवर्सल बेवेल प्रोटेक्टर का सिद्धांत वार्नियर बेवेल प्रोटेक्टर के समान ही होता है। वार्नियर बेवेल प्रोटेक्टर के द्वारा कम से कम 0 डिग्री की परिशुद्धता मापा जा सकता है। अतः किसी कोण को अधिक परिशुद्धता से मापने के लिए बेवेल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट जिसे हम देखते हैं, इस प्रोटेक्टर के द्वारा हम किसी कोण को 0 डिग्री के 12वें भाग यानी 0.12 या 5 मिनट की परिशुद्धता में माप सकते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। एक प्लग गेज जिसके एक सिरे पर इसका गो और नो गो आकार होता है कहलाता है। सही उत्तर प्रोग्रेसिव प्लग गेज राइट आंसर है। अगला है, अच्छी रेखा पर द्विध्रुव के कारण क्षेत्र डैश के समानुपाती होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि 1/r3, ये इसका सही उत्तर होगा। इसके समानुपाती होता है, चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। एक पदार्थ में वोल्टेज के अनुप्रयोग के कारण एक सूचक के दूसरे सूचक तक मुक्त आवेशों की शुद्ध गति होती है। इस प्रकार के संचालन को डैश कहा जाता है।
सही उत्तर हमारा जो कि इसमें विद्युत धारा कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। और धारा का मात्रक तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, एम्पियर होता है। जैसे कि अगला प्रश्न दिया गया है, सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह डैश डैश को उत्पन्न करता है। सही उत्तर एक विद्युत करंट उत्पन्न करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। सही उत्तर जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, धनाग्र से ऋणाग्र की ओर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर जो कि आपका हो जाएगा धारा कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। बाकी धारा के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, जैसे कि आपकी धारा की दिशा सदैव धनात्मक से ऋणात्मक बिंदु या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। धारा खुले परिपथ में प्रवाहित नहीं होती है। धारा प्रवाह हेतु विभवांतर आवश्यक है। धारा बराबर फार्मूला Q अपान T होता है। मात्रा कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का ताप गुणांक प्रतिरोध में प्रति डैश डैश होने वाला परिवर्तन होता है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं पूरी जानकारी, जो कि किसी चालक या पदार्थ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। फार्मूला भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली आपको बताना है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई जो होती है ओम इंटू मीटर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देख देते हैं, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम इंटू मीटर होती है। जब किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तथा उसकी लंबाई 1 मीटर हो तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। फार्मूला R बराबर रो L अपान A होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार का है, जैसे कि कार्बन प्रतिरोध में कार्बन प्रतिरोध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह होता है। सही उत्तर जो कि आधात्विक और आदर्श पदार्थ, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध के बारे में। कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त चालक व बंधक पदार्थ के साथ मिलाकर कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं। कार्बन प्रतिरोध अत्यधिक ताप संवेदी होते हैं, जिस कारण इनका उपयोग नियत एवं निम्न ताप पर किया जाता है। ये प्रतिरोध 1 ओम से लेकर 20 ओम तक तथा 1/8 वाट से लेकर 2 वाट के वाटेज के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक हेनरी प्रेरक जो प्लस 100 वोल्ट डीसी से जुड़ा हुआ है, उसके प्रेरकी प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं इसका राइट आंसर 0 होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी पहले आपको दे देते हैं, जो कि यहाँ पर एक हेनरी प्रेरक जो 100 वोल्ट डीसी से जुड़ा हुआ है, उसके प्रेरकी प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान 0 होगा, क्योंकि पूर्ण स्टेडी स्टेट पर डीसी के लिए कंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक कुंडली को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है और यह 10 एम्पियर की धारा होती है। कुंडली में 1000 वाट की हानि होती है। कुंडली की प्रतिबाधा ज्ञात करें। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। वोल्टेज दिया गया, आपका वाट दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई, धारा दिए गए। चलिए फार्मूला आपका होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, Z बराबर V अपान I। इस फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपको प्रतिबाधा आपकी प्रतिबाधा निकल कर 20 ओम आ जाएगी, जो कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 ओम। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, इंडक्टेंस कॉइल में प्रयुक्त पदार्थ का नाम बताना है आपको, जैसे कि इसका सही उत्तर होगा माइका राइट आंसर है। चलिए, जो कि इंडक्टेंस कॉइल में प्रयुक्त पदार्थ का नाम माइका है, यह विद्युत रोधी होता है। इसमें कुचालक के सभी गुण होते हैं। अभ्रक को भी माइका कहते हैं।
अगला प्रश्न, बिना परस्पर कपलिंग वाली सीरीज में दो 300 माइक्रो हेनरी कॉइल का कुल इंडक्टेंस डैश डैश होता है। सही उत्तर चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें, जो कि कुल होता है यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 300 की दो हैं तो इन्हों 300 को दोनों को जोड़ देंगे, आपका 600 सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, जो कि जानते हैं कि जब कॉइल सीरीज में जुड़ती है तब L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 होता है। फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका 600 माइक्रो हेनरी आ जाएगा। अगला आपका है, जो कि यदि 5 मिली हेनरी, 4.3 मिली हेनरी और 0.6 मिली हेनरी के 3 प्रेरित समांतर में जुड़े हुए हों तो तब कुल प्रेरकत्व होगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसे कि हम इसे देखते हैं। आपका समांतर में जुड़ा है तो मान लो आपका 0.6 मिली हेनरी से भी कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं आपको, जब प्रेरक समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तब सबसे छोटे प्रेरकत्व के मान से भी तुल्य प्रेरकत्व का मान कम होगा, अतः कुल प्रेरकत्व 0.6 मिली हेनरी से भी कम होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक क्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ है। सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अभ्रक या माइका इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी फिर से अभ्रक के बारे में देख लेते हैं, जो कि अभ्रक जो होता है ये उच्च परावैद्युत क्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ होता है। अभ्रक एक पारदर्शक अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ है, या ऊष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहने वाला एकमात्र प्राकृतिक एवं खनिज पदार्थ है, जो भार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और वैद्युतिक ऊष्मा उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट के आधार के रूप में कोई अन्य कोई अचालक पदार्थ इसकी बराबरी नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है कि इसमें हों। सही उत्तर जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अच्छा परावैद्युत सामर्थ्य, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि अच्छे कुचालक सामग्री का डाइलेक्ट्रिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए और इसको किलोवोल्ट प्रति एमएम यानी मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। इसका अलावा कुचालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए और यांत्रिक सामर्थ्य भी अच्छी होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ ऑक्सीकरण और आग के खतरे के प्रति बहुत प्रतिरोधी होता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर संश्लेषित विद्युत रोधी यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें फिर से एक बार, जैसे कि सिंथेटिक विद्युत रोधक तेल ऑक्सीकरण एवं भयानक आग के विरुद्ध अच्छा विद्युत रोधक है। इंसुलेटेड ऑयल का प्रयोग ट्रांसफार्मरों में किया जाता है। जैसा कि फाइबर एक अच्छा कुचालक है, यह मशीनों के स्लॉटों में डालने के काम में आता है। अगला पॉइंट है, ग्लास पर जंग, नमी, तेजाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इंसुलेटर बल्ब इंडिकेटर मीटरों के रूप में ग्लास चढ़ाए जाते हैं। माइका अधिक गर्मी को कंट्रोल करने में उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इसके माध्यम से बिजली के प्रवाह को रोक सकता है। सही उत्तर आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी रोधक सामग्री राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी फिर से देते हैं। इंसुलेटर पदार्थ के माध्यम से बिजली के प्रवाह को रोक सकता है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है वे पदार्थ इंसुलेटर कहलाते हैं, जैसे कि अभ्रक, कांच, एस्बेस्टॉस, बेकेलाइट, पीवीसी आदि होते हैं। अगला प्रश्न आपका सवाल है जो कि यहाँ पर आपको करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें, एक बैटरी में 20 सेल लगे हैं, जिनमें से प्रत्येक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। वे प्रति पंक्ति में श्रेणी क्रम में 5 और अन्य 4 पंक्तियों में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और बैटरी के आउटपुट टर्मिनल पर ईएमएफ कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपका दिया गया है, चलिए दिखा देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 20 सेल जैसे कि दिए गए हैं, इस प्रकार आप के जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा संलग्न
यानी आपका 7.5 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर जुड़ेगा। वोल्टता की संपूर्ण ही होगी क्योंकि समांतर में वोल्टता समान ही रहती है। चलिए, समांतर में आपकी वोल्टता समान रहती है, यानी आपका हो जाएगा 7.5 वोल्टेज। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि 80 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब और 2 ओम के आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी 200 वोल्ट मेंज से आवेशित होती है, तो 5 एम्पियर की आवेशक धारा के लिए श्रेणी प्रतिरोध का मान क्या होगा। चलिए इसे भी देखते हैं, जो कि आपको इसे सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि इसे सॉल्व करेंगे, आपका जैसे कि धारा दी गई है, प्रतिरोध दिया गया है, वोल्टता दिया गया है। फार्मूला आपका होता है, जो कि यहाँ पर आपको केवीएल के नियम से निकालना है। केवीएल के नियम से जो कि इस प्रकार सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपको इस प्रकार सॉल्व करना है, जो कि +200 -80 माइनस का 5 गुणे 2 और माइनस का 5 गुणे n, यानी आपका इस प्रकार चलेंगे, जो कि इस प्रकार आपका केवीएल का नियम लगता है। चलिए इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर निकाल लेंगे, तो आपका 22 ओम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है। यहाँ से हम आपको तरीका सिर्फ बता रहे हैं, क्योंकि एक सवाल इसमें करने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए आपको सिर्फ यहाँ पर सॉल्यूशन देखना है। बाकी अगर आपको सवाल करना है तो वीडियो को रोककर सवाल पूरा किया करिए। खुला पथन की स्थिति में एक सेल के टर्मिनल पर वोल्टेज 2.2 वोल्ट है और परिपथ में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर सेल के टर्मिनल पर वोल्टेज 1.8 वोल्ट है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध डैश होगा। चलिए इसे भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका वोल्टेज दिया गया है और ईएमएफ दिया गया है, धारा दी गई है। यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध बराबर फार्मूला होता है खुला परिपथ वोल्टेज और माइनस का टर्मिनल वोल्टेज बटे धारा। फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, एक आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला आपका दिया गया है, तड़ित रोधक को फेरने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका है, जो कि सर्ज डाइवर्टर राइट आंसर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर तड़ित रोधक को फेरने के लिए सर्ज डाइवर्टर का उपयोग किया जाता है। सर्ज डाइवर्टर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि रार्ट गैप अरेस्टर, स्पेयर गैप अरेस्टर, हार्न गैप अरेस्टर, विविध गैप अरेस्टर, इम्पल्स रक्षण गैप अरेस्टर, इलेक्ट्रोलिटिक गैप अरेस्टर, ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर, धातु ऑक्साइड तड़ित रोधक, ये सारे होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तड़ित रोधक में सर्ज अरेस्टर के रूप में क्षण का उपयोग होता है। सही उत्तर आपका है, जो कि राड गैप अरेस्टर सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी फिर से आपको बताते हैं। राड गैप अरेस्टर में सर्ज अरेस्टर के रूप में क्षण का प्रयोग किया जाता है। सर्ज अरेस्टर आकाशीय बिजली से सभी उपकरणों को सुरक्षित करने का कार्य करती है। जब अरेस्टर पर उच्च वोल्टेज आता है तो सर्ज अरेस्टर क्षण के माध्यम से उच्च वोल्टेज को भू प्रवेश करा देती है, जिससे उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है। अगला है, एक अर्धनिवाहक की चालकता डैश के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। राइट आंसर आपका है, जो कि तापमान सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी फिर से देते हैं। एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की चालकता तापमान के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, क्योंकि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है और जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जिन तत्वों में नाभिक के बाह्य कोश में संयोजकता 4 होती है अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन होते हैं। अगला प्रश्न, उच्च वोल्टेज के प्रति सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तड़ित रोधक यानी लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल होता है। सही उत्तर आपका है, जो कि थायराइड लाइटिंग अरेस्टर राइट आंसर है। चलिए फिर से एक बार बताते हैं, जो कि आपका थायराइड लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल उच्च वोल्टेज के प्रति सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है। उच्च वोल्टेज पर थायराइड पदार्थ का प्रतिरोध अत्यधिक कम हो जाता है, जिसके कारण उच्च वोल्टेज भू में प्रवेश कर जाती है और शेष सभी उपकरणों को सुरक्षित कर देती है। अगला पॉइंट है, सब स्टेशनों में लाइटिंग अरेस्टर को ट्रांसफार्मर के निकट लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होने वाला मुख्य तत्व कौन सा है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी
पोटेशियम राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि पेट्रोल, टार, पेंट जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों के कारण किस वर्ग की आग लगती है? सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर बी, वर्ग बी की आग, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि इस प्रकार का प्रश्न ये तो क्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें, ए प्रकार की जो आग होती है, क्लास ए की आग, इसमें लकड़ी, कागज आदि से लगने वाली आग होती है। और वर्ग डी की जो क्लास होती है, इसमें आपकी जो आग होती है विद्युत यानी इलेक्ट्रिक वायर से लगने वाली आग होती है। बी में जो होता है आपका, इसमें आपकी पेट्रोल डीजल से लगने वाली आग होती है। और सी में जो होता है गैस से लगने वाली आग होती, जैसे कि एलपीजी, मीथेन वगैरह जो गैसें होती है ना, वहां से लगने वाली आग होती है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग विद्युत उपकरणों या बिजली के उपकरणों से बिजली की आग को निकालने के लिए किया जाता है? सही उत्तर कहीं कहीं दोस्तों यहाँ पर अपवाद भी है, जो कि कहीं कहीं सी भी दे दी जाती है विद्युत के लिए, कहीं कहीं डी भी दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं सी दिया गया है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए बाकी आप देख लेना। चलिए यहाँ पर विद्युत से लगी आग को हेलोन प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, इससे इसको बुझाया जाता है, इसे प्राथमिकता देंगे। और हेलोन वास्तव में कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, आग बुझाने की मशीन में कौन सा रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री को दर्शाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, काला, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, आग बुझाने वाली मशीन में काला रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री को दर्शाता है। यह विद्युत कार्य में लगी आग को अग्निशामक कारक विद्युत आग कक्षा सी के संदर्भ में आता है। अगला प्रश्न, विद्युत तारों में लगी आग को किस प्रकार नहीं बुझाना चाहिए? सही उत्तर आपका जो कि ऑप्शन नंबर बी, झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र से इससे नहीं बुझाना चाहिए। और दोस्तों आपका जल युक्त अग्निशामक यंत्र से भी नहीं बुझाना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपके ये दोनों आंसर होंगे, जो कि झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र और जल युक्त अग्निशामक यंत्र से नहीं बुझाना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। यानी आपकी इसमें दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, गैल्वेनीकरण डैश का लेपन होता है। सही उत्तर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिंक का प्रयोग होता है, राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं, लोहे पर इस्पात पर जंग रोधी फिनिश के लिए जिंक की कलाई किया जाता है। अधिक सुरक्षा के लिए वस्तुओं पर क्रोमियम के प्लेटिंग अथवा कलाई कृत की जाती है। इसका प्रयोग टैंक, चादरें, प्रयुक्त घरेलू बर्तनों तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि विद्युत अपघटन के संबंध में निम्नलिखित विवरणों में कौन सा गलत है? चलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि विद्युत अपघटन के दौरान रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग प्रक्रम इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रम इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है, तथा इलेक्ट्रोलिसिस क्रिया में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसके विषय में फैराडे ने 2 नियम दिए थे, हम दोनों नियम देख लेते हैं। जो कि पहले नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य घोल में इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा घोल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। जैसा कि फार्मूला आपका होता है M बराबर ZIT, Z जहाँ की आपका स्थिरांक होता है, ये आप जरूर जानिए। अगला नियम देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्य सेलों मतलब अपघट्य घोलों में से एक ही समय में समान धारा प्रवाहित की जाए, तो विभिन्न वैद्युत अपघट्य घोलों द्वारा मुक्त या जमा पदार्थों की मात्रा क्रमशः उन पदार्थों को रासायनिक तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। फार्मूला होता है आपका Z बराबर M/IT, या आप M/Q भी बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर में बैकेलाइट की परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि 17 से 21, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, जबकि वायु का परावैद्युत सामर्थ्य 30 किलोवोल्ट प्रति mm
होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस इंसुलेट सामग्री में सबसे कम डाइलेक्ट्रिक हानि होती है? राइट आंसर आपका है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, पॉलीथीन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला दिया गया है, एक पदार्थ की परावैद्युत शक्ति क्या है? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर अधिकतम किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर, जिसका मीडियम बिना खराब हुए सामना कर सकता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए फिर से यहाँ पर आपको बताते हैं, एक पदार्थ की परावैद्युत शक्ति अधिकतम मिलीवाट प्रति मिलीमीटर, जिसका मीडियम बिना खराब हुए सामना कर सकता है। वायु का परावैद्युतांक 30 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है तथा अधिकतम जो होता है 22 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है, जो कि आरएमएस मान ये होता है। अगला प्रश्न, परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई होती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए किलोवोल्ट प्रति एमएम राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया आपका, पदार्थों का परावैद्युत सामर्थ्य निर्भर करता है। राइट आंसर, जो कि जैसे कि मोटाई पर, आर्द्रता पर, तापमान पर, इन सभी पर निर्भर करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पदार्थों का परावैद्युत सामर्थ्य सभी विकल्पों यानी सभी पर निर्भर करता है, जैसे कि मोटाई, आर्द्रता और तापमान इत्यादि पर। वास्तव में परावैद्युत सामर्थ्यता आमतौर पर कुचालकों के लिए ज्ञात की जाती है। उदाहरण के लिए हवा की परावैद्युत क्षमता 30 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर या 3 किलोवोल्ट प्रति एमएम होती है। यह मान अधिकतम मान के साथ परिकलित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, किसका परावैद्युत सामर्थ्य सबसे अधिकतम होता है? राइट आंसर आपका है, जो कि बैकेलाइट, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर दिया गया है, बैकेलाइट का परावैद्युतांक सर्वाधिक होता है। यह एक भंगुर प्रकृति का होता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 17 से 21 किलोवोल्ट प्रति एमएम होता है और इसका प्रयोग स्विच, प्लग, सॉकेट तथा बल्ब होल्डर आदि में होता है। अगला प्रश्न, एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 डिग्री हो तो विद्युत शक्ति डेड डैश होगी। सही उत्तर आपका है, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी 0 होगी, ये इसका सही उत्तर होगा। जो कि इस प्रकार देख सकते हैं, जो कि विद्युत शक्ति यानी शक्ति बराबर आपका वी आई कास्ट थीटा होता है, जबकि यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का मान रखेंगे, जो कि इसका मान 0 हो जाएगा, तो आपकी शक्ति पूरी 0 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डेड डैश बराबर होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर फेज वोल्टेज के बराबर होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर आप जान सकते हैं, जो कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है और डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज आपने फेज वोल्टेज के बराबर होती है। और हम आपको बता दें, जो कि डेल्टा संयोजन में लाइन करंट का मान फेज करंट के मान के रूट 3 गुना होती है और डेल्टा कनेक्शन में पावर जो होती है आपकी, जो कि √3 VL × IL cos phi होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, शक्ति कारक यानी पावर फैक्टर डेड डैश है। राइट आंसर आपका है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यथार्थ शक्ति बटे सापेक्ष शक्ति, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी फिर से देखते हैं। वोल्टा तथा धारा के बीच पश्चगामी या अग्रगामी फेज की कोज्या होती है। वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति के बीच का अनुपात जो होता है यथार्थ शक्ति बटे सापेक्ष शक्ति होता है। चलिए, जैसा कि प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का अनुपात जो होता है R/Z यानी प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा होता है। अगला प्रश्न, 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर 2 वाट मीटर पद्धति का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि VIR वायरों में कॉपर चालक को सदैव टिंड किया जाता है, जिसका प्रयोजन है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, भूमिगत लाइनों हेतु कौन सी केबल का प्रयोग करते हैं? सही उत्तर, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्मर्ड केबल का प्रयोग करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि भूमिगत लाइन हेतु आर्मर्ड केबल का प्रयोग किया जाता है, यह प्रायः 3 या 4 कोर वाले केबल होते हैं। इन पर कई अचालकों का आवरण चढ़ाकर इन्हें मजबूत बनाया जाता है, ताकि आगामी 50 से लेकर 100 सालों तक विकृत न हो। अगला है,
दिए गए विकल्पों में घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल के प्रकार का चयन करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्टन आच्छादित केबल, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि यहाँ पर वह केबल जिसका आच्छादन कार्टन के द्वारा किया जाता है उसे कार्टन आच्छादित केबल कहते हैं। इस केबल में कार्टन तारों तथा विभिन्न आवरण परिवर्तनों को जाने से रोकता है। इसका उपयोग मुख्यतः ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले जैसे उपकरण, विद्युत प्रेस, हीटर आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है केबलों की धारा वहन क्षमता होती है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर डीसी में अपेक्षाकृत अधिक होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसे कि सामान्य तापमान पर विद्युत धारा का मान अधिकतम मान जिस पर तार से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके और उसे उस तार की विद्युत धारा वहन क्षमता कहलाती है। केबलों की धारा वहन क्षमता डीसी की अपेक्षाकृत अधिक होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है एसी केबल की धारा वहन क्षमता डेड डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि चार्जिंग करंट के द्वारा कम की जाती है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर एसी यानी प्रत्यावर्ती परिपथ केबल की धारा वहन क्षमता चार्जिंग करंट के द्वारा कम की जाती है। एसी केबल में स्किन प्रभाव पाया जाता है। ज्ञात रहे कि प्रत्यावर्ती धारा संचरण अधिक दूरी के लिए किफायती होता है। अगला प्रश्न, भारत में आपूर्ति आवृत्ति परिवर्तन में छूट की अनुमति है। सही उत्तर ±3%, ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं भारत में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और जो छूट की अनुमति होती है ±3% होती है, जो कि घट बढ़ भी सकती है, यानी ±3% तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइन स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम आपको बता दें डी, जैसे कि धारिता, प्रेरकत्व, प्रतिरोध, इन सभी पर, ये इसका सही उत्तर होगा। फिर से एक बार बता देते हैं आरएलसी एक लाइन में स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। एसी परिपथ में प्रेरकत्व धारा परिवर्तन का विरोध करता है, जबकि कैपेसिटर वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करती है। अगला प्रश्न आपको बताना है जो कि यहाँ पर 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्बों को 240 वोल्ट के सीरीज के साथ जोड़ा जाता है तो ऊर्जा की खपत होगी। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा जो कि 40 वाट के बल्ब के लिए सबसे अधिक, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो कि 40 वाट बल्ब तेज चमकेगा क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होगा तथा इसमें 40 वाट के बल्ब में ऊर्जा की खपत ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देखते हैं, जैसे कि एक तापक कुंडली में 100 वाट 220 वोल्ट मतलब 200 वोल्ट अंकित है और कुंडली को दो समान भागों में काट दिया जाता है और दोनों कुंडली को उसी स्रोत से समांतर में जोड़ दिया जाता है। अब उसमें से प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा होगी। चलिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। जैसे कि पहले इसे सॉल्व करते हैं जो कि यहाँ पर हम अब देखते हैं। जैसे कि फार्मूला आपका होता है, क्या निकालना, हमें धारा निकालनी है। P बराबर VI फार्मूला होता है, यानी आपको इसे सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सॉल्व करने फार्मूले पर मान रख के आपका यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आपका 400 जूल प्रति सेकंड, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इसे सॉल्व जरूर करना क्योंकि काफ़ी अच्छा सवाल है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, आपका जो यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम आ रहा है, काफ़ी अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादा आपकी हार्ड एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। यहाँ पर आज की जो शिफ्ट हुई है सुबह वाली, यहाँ कल की जो शिफ्ट हुई है यानी सुबह वाली 3 तारीख को, वो देख ही सकते हैं। मान लो जो निकल कर आया उसमें काफ़ी अच्छे सवाल हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चाहे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम आपको बता दें, सिलेबस आपको पूरा मान लो कवर ही है और आपको रिवीजन फास्ट तरीके से करना है। इसलिए आप अच्छे से पूरी तैयारी, मान लो जिसका आगामी आने वाला एग्ज़ाम है, मान लो आगामी में जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी करके जाएं, जो कि आपका एग्ज़ाम आपसे रिलेटेड आ रहा है, आपको अच्छे से सिलेक्शन इसमें लेना है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है जो कि भारत में तार स्थापन के लिए प्रयुक्त डी प्रकार के लक्ष्य अनुमतांक रेटिंग क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 5 एम्पियर राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न,
सीलिंग रोज का इस्तेमाल किसकी आपूर्ति के लिए किया जाता है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर प्रतिदीप्त दीप का प्रयोग करते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा, जिसके द्वारा ट्यूबलाइट को सप्लाई दी जाती है। अगला प्रश्न, जैसा कि भारतीय मानक के अनुसार सामान्य सीलिंग रोज को जोड़ते समय कौन सी शर्त का पालन किया जाना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सीलिंग रोज से सिर्फ एक लचीली रस्सी बांधी जानी चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। सीलिंग रोज सामान्यतः डेड डैश फिट किया जाता है। सही उत्तर जो कि दीवारों में फिट करते हैं, सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जिसके माध्यम से लाइट तथा पंखों की सप्लाई दी जाती है, इसके आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि परिपथ में कनेक्टर डेड डैश के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर तार के केबल की लंबाई को बढ़ाने के लिए और ट्यूबलाइट की चौक को संयोजित करने के लिए, विद्युत आयरन को संयोजित करने के लिए, घरेलू ऑडियो कनेक्शन को संयोजित करने के लिए, ये सभी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ई, ये सारे आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न, सोलर पैनल लगाने के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए? राइट आंसर जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, बिजली का बिल का विश्लेषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार का है, जैसे कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का पीक फैक्टर उसके उच्चतम मान का आरएमएस मान का अनुपात होता है, इसका मान डेड डैश होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो कि यहाँ पर √2, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख भी सकते हैं आपको, जो कि पीक फैक्टर बराबर आई मैक्सिमम अपॉन आई आरएमएस, यहाँ पर फार्मूले पर इस प्रकार इसे निकाले हैं। चलिए अगला प्रश्न, 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल कितना होता है? सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 0.5 मिलीसेकंड, ये इसका राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर आवर्तकाल का सिंपल सा फार्मूला होता है 1/, आवृत्ति। यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे, भाग दे देंगे एक में, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दी गई तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या है? आपको फ्रीक्वेंसी इसकी बताना है। चलिए इसे देखते हैं। 1/, फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पर दिया गया आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। यहाँ पर 0 से दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, आपका 10 हर्ट्ज सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चित्र में दर्शाई गई तरंग प्रभावी मान क्या है? यहाँ पर आपका दिया गया है, जैसे कि 537 दिया गया है, यहाँ पर आपका √2 से भाग दे देंगे, जो कि आपका 380 सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, डेड डैश का इस्तेमाल आमतौर पर डीसी उपकरणों के शंट के लिए किया जाता है। राइट आंसर जो कि आपका हो जाएगा मैग्नीन, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि डीसी शंट जनरेटर की चुंबकन अभिलक्षणिक वक्र किन चीज़ों के बीच संबंध दिखाती है? सही उत्तर हो जाएगा आपका वाई अक्षर पर प्रेरित ईएमएफ और एक्स अक्षर पर क्षेत्र धारा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है, डीसी शंट जनरेटर को डेड डैश भी कहा जाता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियत वोल्टेज जनरेटर, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि डीसी शंट जनरेटर को नियत वोल्टेज जनरेटर भी कहा जाता है, इसका उपयोग कम वोल्टेज वाली उपकरणों में किया जाता है, इसमें फ्लक्स नियत रहता है। अगला प्रश्न, डीसी शंट जनरेटर 9 एम्पियर और 1.8 किलो का भार प्रदान करता है और शंट करंट 1 एम्पियर है, तो आर्मेचर करंट डेड डैश होगा। चलिए इसे देखते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पर आपको बता दें, आपका यहाँ पर पूरा मान दिया गया, फार्मूले पर मान रखेंगे, आर्मेचर धारा आपकी 10 आ जाएगी। फिर इसके बाद आपको आर्मेचर धारा, लोड धारा और शंट धारा तीनों सीरीज में बराबर होती हैं, यानी आपका इसमें आ जाएगा 10 एम्पियर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेना। चलिए यानी आपका यहाँ पर 10 ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डायोड ट्रांजिस्टर और एकीकृत यानी परिपथ के बीच निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। सिलिकॉन के बनाया जाता है, सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, सिलिकॉन के बारे में तो आपको पता ही हो, ये आपका अर्धचालक है और इनकी डोपिंग करके डायोड, ट्रांजिस्टर, SCR, ट्रायक आदि इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्र बनाए जाते हैं। चलिए
जैसे कि सिलिकॉन का 14 परमाणु क्रमांक होता है, जर्मेनियम का 32 होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, डायोड चिन्ह में तीर की दिशा डैश डैश सूचित करती है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पर छेद की बहाव की दिशा यानी ऋण धारा की दिशा, ये इसका सही उत्तर होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, इन प्रकार के अर्धचालक की चालकता मुख्यतः किन पर निर्भर करती है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर इन प्रकार के अर्धचालकों की चालकता इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। इन प्रकार के पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी आवेश वाहक के रूप में होते हैं, अर्थात इन प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह मेजॉरिटी आवेश वाहकों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अचार अभिवाह मोटर कहा जाता है। सही उत्तर जो कि डीसी शंट मोटर, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। डीसी शंट मोटर को अचार अभिवाह मोटर कहते हैं क्योंकि इसमें फील्ड में प्रवाहित धारा का मान नियत होता है। फील्ड धारा का मान नियत होने पर फ्लक्स का मान भी नियत होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक डीसी शंट डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है और क्षेत्र प्रतिरोध 100 ओम है। 100 आरपीएम के लिए विरोधी यानी ईएमएफ स्थिरांक 9 वोल्ट है। डीसी वोल्टता 100 वोल्ट है और यह पर 1000 आरपीएम की गति पर चलता है, तो डीसी सप्लाई धारा कितनी होगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका जो, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, फार्मूले पर मान रखना है, जैसे कि पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस फार्मूले पर जैसे कि मान रखेंगे तो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यानी आपका ईबी बराबर आपका 90 आ जाएगा। फिर यहाँ पर विद्युत वाहक बल बराबर V माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर वोल्टेज। यहाँ पर आईबी निकालेंगे यानी आपका वोल्टेज माइनस विद्युत वाहक बल बटे आर्मेचर प्रतिरोध। यहाँ पर मान रख देंगे पूरा, आपका 10 आ जाएगा, सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए, उम्मीद आपको समझ में आ रहे हैं ये सारे सवाल। दोस्तों, कैलकुलेशन आपको हम आप बार बार कह रहे हैं, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम कैलकुलेशन आपको खुद से करने को कह रहे हैं। अगला है, यदि कनेक्टर शंट मोटर की शुरुआती बल आघूर्ण 100% है तो स्टार कनेक्टर 3 फेज प्रेरण मोटर की शुरुआती बल आघूर्ण के प्रतिशत क्या होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि 33.3%। ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि इस प्रकार यहाँ पर मान रख के निकालेंगे, जैसे कि टार्क बराबर कुल बल आघूर्ण बटे √3 होता है। यहाँ पर आपका कितना दिया गया है, कुल बल आघूर्ण 100 दिया गया है, √3 का वर्ग से यानी 3 से आपको भाग दे देना है, आपका 33.3 यानी आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यदि डीसी शंट मोटर का भार बढ़ जाए तो गति में कमी प्राथमिक कारण डैश डैश होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि पश्च ईएमएफ में कमी, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं, डीसी शंट मोटर में भार बढ़ जाने पर उसके बैक ईएमएफ में कमी के कारण उसकी गति घट जाती है, जो कि साथ ही ज्ञात रहे सामान्य अवस्था में शंट मोटर की स्थिर गति मोटर होती है। अगला प्रश्न, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग डैश डैश कोटियों का होता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर लैप और वेव, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि लैप समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या बराबर होती है और वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 होता है। जैसे कि लैप में आपकी धारा का मान उच्च और वोल्टेज का मान निम्न होता है और वेव में धारा का मान निम्न तथा वोल्टेज का मान उच्च होता है। चलिए अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर के भार संतृप्त विशेषताएं निम्न के बीच संबंध प्रदान करती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर V और IF, ये इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फ्लक्स प्रति ध्रुव तथा क्षेत्र एम्पियर टर्न प्रति ध्रुव के संबंध प्रदर्शित करने वाला चुंबकत्व वक्र संतृप्त वक्र कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, डीसी जनरेटर में लव हानियों के अंतर्गत निम्नलिखित आती है। सही उत्तर लव हानि के अंतर्गत जो आपकी आती है वो हम आपको बता दें, जैसे कि सहथिल्य हानि और भावर धारा हानि, ये आपकी लव हानि के अंतर्गत आती हैं, जो कि हिस्टैरिसीस हानि का फार्मूला देख सकते हैं, जो कि आपका दिया गया भावर धारा हानि का भी फार्मूला आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित किस पर आधारित है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर फैराडे के नियम पर आधारित है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि ट्रांसफार्मर के काम करने का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार किसी चालक में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा परिवर्तन होता है।
तो उस चालक में भी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है तथा विद्युत धारा भी बहती है। प्रेरित धारा तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो जाए। अगला प्रश्न, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत डैश डैश में प्रयुक्त होता है। सही उत्तर जो कि ट्रांसफार्मर, राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी। स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है। यह सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर होता है और जिसके अनुसार जब किसी कुंडली वाले सर्किट में जिसमें एक धारा में प्रवाहित की जाती है तो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स डैश डैश पर निर्भर करता है। सही उत्तर आपका है जो कि लोड करंट पर निर्भर करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1500 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई में जोड़े गए 250 सेकेंडरी टर्न को और 50 सेकेंडरी टर्न वाले एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स का अधिकतम मान क्या होगा। चलिए देखते हैं इसे, जो कि यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर पूरा मान दिया गया है। इस फार्मूले पर जैसे कि मान रखेंगे, यहाँ पर जैसे कि इस फार्मूले पर पूरा मान रखा गया, आपका सॉल्व करेंगे तो आपका 0.027 इसका सही उत्तर होगा। ये पूरी जानकारी दी गई है, आप मान रख के कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, किसी ट्रांसफार्मर का प्रेरणिक प्रतिघात किस प्रचाल पर निर्भर करता है। सही उत्तर जो कि क्षरण अभिभव पर निर्भर करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है, शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ डैश डैश में जोड़ा जाना चाहिए। सही उत्तर आपका जो कि समांतर में जोड़ा जाना चाहिए, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि सीरीज फील्ड को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है जो कि कम टर्न और अधिक इसमें मोटे तार और कम टर्न के बनाए जाते हैं। ये तो शंट का आपका दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, जब फ्लक्स को बढ़ाया जाता है तो दूसरी शंट मोटर की गति पर क्या असर होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर घटता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जो कि फार्मूला भी आप देख सकते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है, जो कि फ्लक्स आपको बढ़ाएंगे तो गति आपकी घटेगी। अगला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं जो कि इस प्रकार दी गई है। शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित होती है। शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है। शंट मोटर को लोड रहित अवस्था में चलाया जा सकता है और शंट मोटर का उपयोग कम लोड वाली मशीनों को स्थिर गति पर चलाने के लिए किया जाता है, जैसे कि लकड़ी का रंधक, गोलियारी, ग्राइंडर, पॉलिशर, ब्लोअर, मोटर, जनरेटर, सेट, छपाई आदि में होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर इस प्रकार का है। 5 HP 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है तो स्टार्टर के बिना धारा डैश डैश है। चलिए देखते हैं इसे। जैसा कि यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपका फार्मूला होता है, जैसे कि I बराबर यहाँ पर हमें धारा निकालनी है जो कि शंट की, यहाँ पर I बराबर V/R होता है। V/R यानी आपका 230/R का मान कितना दिया गया है 0.2। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 23 हो जाएगा, भाग देंगे, यहाँ पर 2 × 2 2 × 2, यहाँ पर आपका 2 × 5 10 0 यानी आपका आ जाएगा 1150, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ऊर्जा मीटर के रजिस्टिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर एल्युमिनियम के डिस्क के घुमावों की संख्या को रिकॉर्ड करें, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं। ऊर्जा मीटर के रजिस्टिंग सिस्टम का मुख्य कार्य एल्युमिनियम के डिस्क के घुमावों की संख्या को रिकॉर्ड करना है। ज्ञात रहे कि ऊर्जा मीटर का स्थिरांक रिवोल्यूशन प्रति किलोवाट आवर से दर्शाया जाता है तथा यह एक निश्चित समय का मान से सापेक्ष समाकलित रूप से एकीकृत मान को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, एनर्जी मीटर में प्रेशर कॉइल के माध्यम से प्रवाहित होने वाली करंट और सप्लाई वोल्टेज का संबंध क्या है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, वितरित वोल्टेज की तुलना में करंट 90 डिग्री से पीछे, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्युत उपभोग के प्रशुल्क को प्रभावित नहीं करेगा। जो कि यहाँ पर आपका जुड़े हुए एनर्जी मीटर ये आपकी नहीं करेगा, ये इसका सही उत्तर होगा। जबकि आपका अधिकतम मांग, लोड के प्रकार, लोड के शक्ति गुणांक ये आपका करेगा, जबकि आपका जुड़ा हुआ एनर्जी मीटरों की संख्या ये आपका नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपकरण का सिद्धांत सिंगल फेज इंडक्शन प्रकार के ऊर्जा मापी के समान होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर राइट आंसर है। जैसा कि पूरी जानकारी देखते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर उपकरण का सिद्धांत सदैव सिंगल फेज प्रकार के ऊर्जा मापी के समान होता है। यह ऊर्जा मापी सदैव P/T का मापन करते हैं। यह पावर एकीकृत प्रकार की अर्थात एक समय अंतराल में ऊर्जा का योग होता है और ये आपका मान माप करती है और उचित समय अंतराल के बाद बिल के रूप में उपभोक्ता को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, एक एनर्जी मीटर में ड्राइविंग सिस्टम, डेड डैश रजिस्टिंग सिस्टम और डेड डैश बुनियादी भागों को बनाते हैं। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर मूविंग सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम, ये इसका सही उत्तर है। चलिए एक बार फिर से बताते हैं। एनर्जी मीटर में ड्राइविंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, रजिस्टिंग सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम बुनियादी निर्माण भागों को बनाते हैं। साथ ही ज्ञात रहे कि एनर्जी मीटर एकीकृत प्रकार का मीटर है जिसमें ब्रेकिंग करंट डिस्क गति समानुपाती होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, क्रेन्स में किस प्रकार की ड्राइव प्रयुक्त की जाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि क्रेन्स में आपकी होती है, जैसे कि मल्टी मोटर राइट आंसर है। पूरी जानकारी देखते हैं जो कि क्रेन्स में मल्टी मोटर प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है। क्रेन भारी वस्तुओं को उठाने की मशीन है। क्रेन में एक या एक से अधिक सरल मशीनें लगी होती हैं जो वस्तुओं को उठाने के लिए यांत्रिक लाभ प्रदान करती हैं ताकि वे वस्तुएं भी उठाई जा सकें। मानव के उठाने की क्षमता के परे यह यातायात उद्योग में क्रेनों का बहुत उपयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर, जैसे कि जब एक AC/VVF ड्राइव को AC/VVF ड्राइव में बदल दी जाती है तो बिजली की खपत की न्यूनतम प्रतिशत बचत में लगभग कितने अपेक्षित की जाती है। चलिए इसे देखते हैं जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर भी 30% सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर जैसा कि आपकी दिया गया है, जैसे कि आपका यहाँ पर आप देख लेना जो कि आपका आंसर यहाँ पर 30% आ गया। इसे आप फिर से पढ़ सकते हैं। बाकी हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। DC मोटर ड्राइव ज़्यादातर कितने क्वाड्रेंट में संचालित कर सकते हैं। 4 क्वाड्रेंट, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि इस प्रकार का है, किसी भी सतह पर एक बिंदु पर रोशनी सतह और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के डेड डैश है। सही उत्तर विपरीत अनुपातिक, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जो कि किसी प्रकाश के स्रोत द्वारा किसी प्रकाशीय तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रदीप्ति तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। रोशनी की मात्रा क्या है। सही उत्तर जो कि आपकी लक्स है, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपको बता देते हैं। प्रकाशी तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा उस तल को प्रदीप्ति कहते हैं। जैसा कि देख सकते हैं फार्मूला E बराबर F/A, जो कि लुमिन प्रति मीटर स्क्वायर या लक्स इसका मात्रक होता है। कैंडेला का ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। प्रदीप्ति लक्स का मात्रक जो है लुमेन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदीप्ति घनत्व के कोसाइन निम्न को परिभाषित करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर, जैसा कि हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए जो कि E बराबर 1/d² इंटू cos थीटा, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, I बराबर ज्योति तीव्रता और D बराबर सतह बिंदु से स्रोत की दूरी, ये इसका पूरा मान दिया गया है।